आपने जो सबने अलग अलग सवाल अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं, कुछ ने बायोलॉजी के जो कल चर्चा की उस संदर्भ में कही है, कुछ ने ध्वनि के संदर्भ में कही है। पर इन सब में अगर हम देखें कि समान चिंता या समान विचार क्या है या समान सवाल क्या है, तो मैं उसको इस ढंग से आपके सामने रखना चाहूँगा कि हम लोग जूझ रहे हैं कि जब भी किसी नए ज्ञान का निर्माण होता है, मतलब मैं आपको ये ज्ञान है हमारे पास विज्ञान के नाम से, और वो हमको आपको थाली में परोसना है, उस सोच से आगे ले जाओ। तो इस हमारी पूरी जो उद्देश्यों में परिवर्तन है कि हमें इस सवाल तक पहुंचना है कि नंबर 1, उस ज्ञान का निर्माण कैसे हुआ। वहाँ से ये सवाल आते हैं, उसमें प्रयोग की क्या भूमिका थी, उसमें अवधारणाओं के विकास की क्या भूमिका थी, उसमें नई शब्दावली के विकास की क्या भूमिका है। कोई भी ज्ञान का क्षेत्र आप ले तो वो अपनी एक को भाषा गढ़ता है ना, अपने शब्द, नए शब्द होते हैं, नई परिभाषाएं होती है, तभी वो संवाद आगे बढ़ता है। तो हमारे सामने चुनौती ये है कि हम केवल एक तो 6वीं से 8वीं के संदर्भ से अब आगे बढ़ रहे हैं ना। हम अपने ग्रुप को नाम ही हाई स्कूल साइंस ग्रुप देते हैं। मतलब अभी हम 11वीं 12वीं के दायरे की भी बात नहीं कर रहे। हमारे लिए चिंता ये है कि जो 6वीं से 8वीं के बच्चों के साथ जिस ढंग से ज्ञान निर्माण की दृष्टि से विज्ञान की बात होनी है, जो जानकारी है वो जानकारी परोसना हमारा उद्देश्य नहीं है, पर 6वीं से 8वीं के बच्चे को हम क्या समझ दें या क्या परिदृश्य दिखाएं कि विज्ञान की जो विधा है उसमें ज्ञान निर्माण कैसे होता है। और जाहिर है कि उस बात को हमको ज़्यादा गहराई से हाई स्कूल तक, मतलब 9वीं 10वीं में भी उसको ज़्यादा गहराई में ले जाना होगा। और इस दृष्टि से आप ज़रूर आलोचना करिए कि हमारे जो सत्र हैं वो ये नज़रिया आपको दे पा रहे हैं कि नहीं कि इतनी बात तो हम 6वीं से 8वीं के बच्चों के साथ कर सकते हैं इस परिप्रेक्ष्य में, ज्ञान निर्माण के परिप्रेक्ष्य में, और 9वीं 10वीं में हम इस तरह से उसको आगे बढ़ाएंगे। मतलब सरल सी बात है कि हम ध्वनि के बारे में 6वीं से 8वीं में भी कभी बात करेंगे और फिर 9वीं 10वीं में फिर करेंगे, तो उसको वैसे ही करेंगे, या 9वीं 10वीं में जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या क्या नवीनता लाएंगे, क्या उसमें गणितीकरण जोड़ेंगे। 6वीं से 8वीं में हम उतना गणितीकरण नहीं करेंगे, पर गणितीकरण के बिना बात आगे नहीं बढ़ती है। तो 9वीं 10वीं में जब बच्चे आ रहे हैं तो विज्ञान में जो गणितीकरण की भूमिका है उसको कैसे उतारेंगे, वो ध्वनि के संदर्भ में भी बात करनी होगी। और मेरे ख्याल मज़ेदार बात ये है कि हमारे बायोलॉजी के साथी भी उससे जूझ रहे हैं ना। अभी तो हम लोग मानते हैं कि बायोलॉजी का गणित से कुछ लेना देना नहीं है, पर ये सारा जो वर्गीकरण की प्रक्रिया है वो बहुत गणितीय प्रक्रिया है, तो उसके गणित को पहचानना पड़ेगा और उस गणित का विकास कैसे होता है। मतलब इन्होंने बहुत ही सरल स्तर से आपको एक चुनौती दी कि 3 चीज़ें हैं, तो उनका कोई भी वर्गीकरण जो है वो 1.5 का नहीं हो सकता। 2 एक तरफ जाएंगे, एक तरफ जाएंगे। तो पहला चरण समझने के लिए ही उन्होंने आपको कहा कि चाहिए 3 आपको जंतु दिए हैं और आप ये 2 1 का जो बंटवारा है उसको करने के क्या क्या तरीके हैं। और ये बात ज़रूर है जो निकल आप ये किसी साथी ने उठाई थी कि हम क्या पूर्व ज्ञान मान के चलें कि उन 3 जंतुओं के बारे में आपके पास क्या क्या पूर्व ज्ञान है, या कहें कि ये हमने पर्चा लिया, इसमें जितनी उनके बारे में जानकारी दी है, गुण दी है, केवल उसी के आधार पर आप करिए। पर मेरा ख्याल है वो होता नहीं, क्योंकि जंतुओं की बात कर रहे हैं तो हम सबके पास काफ़ी पूर्व ज्ञान होता है। उनकी बाहरी संरचना, आंतरिक संरचना, उनका
हैबिटाट जहाँ वो रहते, मतलब कई आप गुण ले सकते हैं और उन सब के आधार पे आप वर्गीकरण को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको मेरे ख्याल है इसको ये बताना पड़ेगा कि वर्गीकरण की जो प्रक्रिया है उसकी पकड़ इस सरल एक्सरसाइज से बन पा रही है कि नहीं। हम कल बात कर रहे थे कि अब ये 3 वस्तुओं 3 जंतुओं का वर्गीकरण जो है ये तो एकदम पहला चरण है। आप अगला चरण क्या करेंगे? तो हमने से कई का सुझाव आया कि ये 3 को 10 से गुणा कर लीजिए, 30 जंतुओं का वर्गीकरण करिए भाषा है ना। वो अपने आप में एक रोज शायद तब आपको लगेगा कि अरे यार ये अब हमारे लायक सवाल है करने को कि 30 जंतुओं का वर्गीकरण कैसे करें। उनको आधे आधे में बांटने से शुरू करें या उनको 10 इधर करें 20 इधर करें, ऐसा गुणधर्म करें, कौन सा गुणधर्म चुने, क्यों चुने। और इन्होंने एक मेथड जुमला और छोड़ दिया था कि हम वो वर्गीकरण करना चाहते हैं जो फायदेमंद। तो क्या फायदा, आपकी फायदे की क्या समझ है ना। तो इस तरह के सवालों के साथ जूझना पड़ेगा। अब उसमें नामकरण की समस्या कही या चुनौती तो रहेगी, है ना। कि आप अगर कुत्तों का ही वर्गीकरण करना चाहें तो फिर जो कुत्तों की अलग अलग प्रजातियां हैं उनका अलग अलग नामकरण करना ही पड़ेगा। आप सबको कुत्ता कुत्ता कहकर तो नहीं चल सकते। तो वर्गीकरण की एक बहुत बड़ी चुनौती तो नामकरण की ही हो जाती है। और मैं एक कदम और आगे बढ़ जाऊँ तो मैं कहूँगा कि नामकरण में गुणधर्म कोई छुपा होना चाहिए या प्रत्यक्ष भी आना चाहिए ताकि नामकरण की मदद से आप वर्गीकरण को समझना शुरू कर सकें। तो मैं असल में मेरे पास मुद्दे तो और भी आपकी बातचीत से लिखे हुए थे पर मैं बहुत लंबा भी नहीं बोलना चाहता। मूल बात ये है कि आपको हम जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि ज्ञान निर्माण की जो चुनौतियां हैं उस चश्मे से उसको समझने की कोशिश करें। केवल उस विषय वस्तु के ज्ञान, इसमें ज्ञान निर्माण की कैसी प्रक्रिया, कैसे सिद्धांतों की बात हो रही है। और एक बार वो हमको पकड़ में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने साउंड पे बात की है, कहीं और आपको जाके विद्युत की बात करनी पड़े, ऊष्मा की बात करनी पड़े, तो आपके पास ऐसे बौद्धिक औजार होंगे उसको कैसे समझा जाए और कैसे समझाया जाए। कमल भाई ने कई सारे मुद्दों के बारे में आपसे बात की है। एक मुद्दे पे मैं खास बात करना चाहता हूँ आपके मुद्दे पर कि इसका लेवल, चर्चा का लेवल क्या होना चाहिए। तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि हम जो चर्चा कर रहे हैं शायद बायोलॉजी वाले भी और साउंड वाले भी, इसका लेवल छठी से ऊपर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, शायद 8वीं से भी ऊपर। लेकिन आप इस बात को समझिए कि